ऑन कर दिए बेटा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वीक नंबर 10 है। आज से हम यहाँ पे प्रॉपर जो 3D डिज़ाइनिंग है हम उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो पहले सिर्फ थ्योरी है, मैं थ्योरी वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि 3 डायमेंशन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा जो पहला जो टॉपिक है बेटा, बेसिक 3D जो कॉन्सेप्ट के लिए डायग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है, जो कि 2 डायमेंशन पे ही हम प्लॉटिंग करते हैं, मगर ये 3D का पार्ट है। अच्छा, आप लोग दरमियान में मुझे चैट मैसेज कर देना अगर कोई कहीं प्रॉब्लम हो, और मैं बारी बारी जो है वो एक स्लाइड को एक्सप्लेन करूंगा बेटा, और फिर आपको मौका दूंगा कि आप लोग पूछना चाहते तो पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे। बेटा आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो रियलिस्टिक 3D ड्राइंग नहीं होती हैं, बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको यूसीएस नज़र आ रहा है, देयर आर ओनली 2 एक्सिस, एक्स और वाई। 3 एक्सिस जो है वो रियल टाइम होता है, तो उसमें जेड एक्सिस नहीं है। तो 2D प्लेन पर जब भी आप ऐसा प्रोजेक्शन ड्रॉ करें जो कि आपको 3D विजुअलाइजेशन हो, जिसको देखने में लगे कि ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स कहते हैं। ये एक्सोनोमेट्रिक की टाइप्स है, 3 टाइप्स होती हैं उसकी, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो ये सारी डिटेल बेटा मैंने उसमें वीडियो लेक्चर्स में बताई है इसकी। वीडियो लेक्चर नंबर 9 जो है वो यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो आप लोग लाजमी देख लेना। तो बेटा अब इसके अंदर एज कंपेयर टू, अगर आप प्रीवियस डायग्राम से कंपेयर करें, 2D ड्राइंग जिसमें सिर्फ 2D प्रोजेक्शन होता है, तो बेटा उसमें सिर्फ एक ही फेज आपको या एक ही सरफेस नज़र आ रहा होता है, डिफरेंट सरफेसेस उसकी डिटेल्स मौजूद नहीं होती। तो एज कम्पेयर टू आइसोमेट्रिक उसमें डिटेल नहीं होती है। तो बेसिक 3D कॉन्सेप्ट जो है वो आइसोमेट्रिक है, और उसके अंदर डिटेल एज कम्पेयर टू 2D ड्राइंग ज़्यादा होती है। तो इस स्लाइड के अंदर बेटा ये कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता था आपको। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो इस स्लाइड में कोई सवाल है तो बेटा पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर कोई बोलना चाहते तो बेटा अपना हाथ ऊपर कर लेना, वरना मैसेज कर दो चैट में कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, बताओ। इसलिए कि बहुत से बच्चे बेटा माइक पे बोलना ही नहीं चाहते। बेटा मेरे पास मैसेज नहीं आया तो मैं आगे चलूं? बेटा माइक डिसेबल कर दिया मैंने, मतलब इनेबल कर दिया आपके, बताएं आगे चलें। राव। यस सर, चलिए हाँ आप चलो, आगे, मैं यस आप सर, आगे आगे चलिए। चले। मैं आगे चलता हूँ। आगे अगर चलिए अगर सर। बेटा कोई दरमियान में रह भी जाए ना बात, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर देना, ठीक है? मैं अब माइक नहीं खोलना मैं। अच्छा, ये 2 मैसेज आए हैं, ठीक है, कंटिन्यू करें, ठीक है, ओके बेटा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ बेटा मैं। बेटा जो नेक्स्ट टाइप है 3D डिज़ाइनिंग के अंदर, दिस इज़ वाई फ्रेम मॉडल। और यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, जो दिखाई है मैंने वाई फ्रेम मॉडल, वो ये है, और ये सॉलिड मॉडल है जो कि एक्चुअल 3D होता है। बेटा वाई फ्रेम मॉडल के अंदर होता ये है कि 3 एक्सिस प्लेन होगा, यानी 3 एक्सिस व्यू होगा। जब आप यूसीएस देखेंगे तो उसमें आपको तीनों एक्सिस नज़र आएंगे। दिस इज 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जी। और उसके अंदर ऐसे वायर यानी लाइंस के थ्रू कोई स्ट्रक्चर बनाए, तो दिस इज वाई फ्रेम मॉडल। यानी ये सिर्फ वायर फ्रेम मॉडल होगा जो कि लाइन से ज्वाइन किया गया है, और कोई इसके अंदर सरफेस नहीं होगा, कोई सॉलिड नहीं होगा। सिंपल वायर फ्रेम, यानी एक लाइन, आउटर लाइन हमने ड्रॉ करी है। दिस इज वायर फ्रेम मॉडल। तो वायर फ्रेम मॉडल के अंदर एज कंपेयर टू 2D ड्राइंग एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स मोर डिटेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, यही बात इसमें यहाँ लिखी है। simplest form of true 3D drawings, it consists of points, lines, arcs, circles and other curves that define the edges or center lines of objects। ठीक है, सेंटर लाइन क्या होती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी आर्क या सर्कल का सेंटर पॉइंट या सेंटर एक्सिस अगर हमें बताना होता है तो उसके लिए हम सेंटर लाइन को यूज करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट में भी बेटा यहाँ पे एक वाई फ्रेम मॉडल की एग्जांपल दी गई है कि एक ऑब्जेक्ट है, और 3D यूसीएस के अंदर
अभी आपके जहन में ये बार बार आ रहा हो कि ऑटो कैड के अंदर हम 3D में कैसे जाएंगे, बेटा वो सेटिंग में बाद में बताऊंगा, अलग है वो। अभी सिर्फ मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहा हूँ, फिर हम ऑटो कैड को जब रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़। वो आसान है। तो इसमें भी हमने ये किया कि सिंपल लाइंस और पॉइंट्स के थ्रू, सर्कल के थ्रू एक स्ट्रक्चर बना लिया है, और सिंपली वाई फ्रेम मॉडल हमने कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट जो टाइप है 3D की, वो सरफेस मॉडल है। यानी जो आपने पीछे वाई फ्रेम मॉडल बनाया है, तो इसकी जो आपको सरफेसेस नज़र आ रहे हैं उस पर आप एक कलर फिल कर दें। बेटा कलर हैचिंग वाला नहीं, सरफेस की एक कमांड होती है सॉलिड एडिटिंग के अंदर, 3D के अंदर सरफेस एडिटिंग की कमांड है, जिसके थ्रू आप सरफेस को जनरेट करते हैं। तो अगर आप तमाम साइडों पर एक सरफेस जनरेट कर दें तो वो सरफेस मॉडल बन जाएगा। और सरफेस मॉडल जो है, इसके अंदर इट कंटेन्स मोर डिटेल्स एज कंपेयर टू 2D ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड वायर फ्रेम मॉडल। तो ये सीक्वेंस है बेटा, ये थ्योरी का पार्ट है, ये आपने याद रखना है। मैं इसकी ये थोड़ा रीडिंग भी कर देता हूँ जो आपको नजर आ रहा है। दीज आर प्रिमिटिव 3D सॉलिड्स, surface models are more realistic than wireframe model. They are created by joining 3D surfaces rather than bare lines and arcs. A 3D surface is like a piece of paper that can have any dimension and can be placed at any angle to define a shape. यानी एक पेपर की एग्जांपल दी है कि आप उसको फोल्ड करके उसका एक शेप बना लें। ठीक है, अब वो जो भी शेप बनेगा वो अंदर से तो हॉलो होगा। सरफेस मॉडल के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनसाइड द ऑब्जेक्ट हॉलो है, उसमें कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है, सिर्फ सरफेसिस पे एक लेयर चढ़ गई है। तो दिस इज सरफेस मॉडल। ठीक है, यहाँ पे कोई सवाल है तो बेटा पूछ लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं जाऊँगा आप सॉलिड मॉडल की तरफ। बेटा हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है, जो कि रियल आप 3D प्रोजेक्ट भी बनाओगे, तो बेटा वो होगा 3D सॉलिड मॉडल, रियल टाइम मॉडलिंग। इसके अंदर पूरा सॉलिड कलर फिल हुआ होता है, और डिफरेंट आप 3D सॉलिड एडिटिंग मॉडलिंग कमांड्स के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हो। और आपका जो ऑब्जेक्ट अंदर से भी सॉलिड होता है, बाहर से भी उस पर एक सॉलिड लेयर होती है। तो दीज आर दी 3D सॉलिड मॉडल्स, जो कि एक्चुअल मॉडल्स होते हैं 3 एक्सिस के अंदर। अब अगर मैं आपसे बेटा डिफरेंस पूछूं कि आइसोमेट्रिक में, वाई फ्रेम मॉडल में, 2D ड्राइंग में या सॉलिड मॉडल में, सरफेस मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, तो आप डिफरेंस आप आसानी से बता सकते हैं। जो 2D वाला जो सेक्शन है उसमें तो सिर्फ 2D एक्सिस होते हैं, यानी 2 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई प्लेन होता है बस। तो 2 डायमेंशन के अंदर तो डिटेल होती नहीं है। फिर आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो 2D प्लेन पर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि उसमें 3D रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, जबकि उसके अंदर होते वही 2 डायमेंशन है, मगर उसके अंदर डिटेल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 2D डायग्राम। फिर इसी तरह से आप बताएंगे कि वाई फ्रेम मॉडल के अंदर ज़्यादा डिटेल होती है और वो 3 एक्सिस के अंदर होता है, और नियरेस्ट टू रियल टाइम 3D मॉडल्स होता है, नियरेस्ट, क्लोजर। फिर वाई फ्रेम मॉडल से ज़्यादा जो डिटेल है, ज़्यादा जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है, वो है सरफेस मॉडल। सरफेस मॉडल इनसाइड हॉलो होता है, वो रियल नहीं होता। सरफेसिस के लिहाज से वो रियल लग रहा होता है, मगर इनसाइड जब आप उसको कट करके देखेंगे, स्लाइस करके देखेंगे, तो वो हॉलो होगा। तो फाइनल जो डायग्राम होगी आपकी, वो 3D सॉलिड मॉडल होता है, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है एक्चुअल रियल टाइम में। जैसे आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो मॉडलिंग जो है वो 3D सॉलिड मॉडलिंग के अंदर होती है। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट आगे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर यहाँ कोई सवाल है तो पूछ लें आप। बेटा मैंने एक साथ जो है काफ़ी जो 3D है उसको कवर कर लिया है। अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँगा, फिर इसके बाद हम ऑटो कैड का जो 3D मॉडल टूल है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ कोई सवाल है थ्योरी के से रेलेवेंट तो पूछ लो बेटा, अभी क्लियर कर लो। अच्छा ठीक है बेटा, कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। अच्छा बेटा, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होता क्या है बेटा, एक्स वाई जो सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई। अब अगर आप इसको टॉप साइड से देखें बेटा, तो इसके अंदर टोटल 4 डिविजन्स होते हैं, जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक ये नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये नज़र आ रहा है परपेंडिकुलर लाइन कह लें आप इसे।
अपने रेफरेंस के हिसाब से। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट मीन आपको पता ही है, क्वाड्रेंट का मतलब ही 4 होता है, मगर हम समझाने के लिए डिवीजन का नाम दे देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, वरना क्वाड्रेंट का मतलब ही 4 होता है। ठीक है। तो आप जब टॉप साइड से इस डायग्राम को देखेंगे जो आपको अभी नज़र आ रही है, तो सिर्फ एक्स वाई आपको नज़र आएगा और 4 डिविजन नज़र आएंगे क्वाड्रेंट्स। ठीक है। अब 3D के अंदर जब Z आ जाता है, Z का मतलब ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड, और नीचे की तरफ आप इसको एक्सटेंड कर लें इन लाइंस को, तो इस तरह से आपको ये बॉक्सेस जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी आप इस तरह से बढ़ जाएंगे, टॉप 4 बॉक्सेस होंगे जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसी तरह से जेड की जो नेगेटिव डायरेक्शन है नीचे की तरफ, यहाँ पे भी 4 बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से टोटल 8 डिवीजन बन जाते हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो ये इसकी टेक्निकल डिटेल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्लेन्स की बात करेंगे। आप सबको पता है कि 3D अगर एक्सिस है, 3 एक्सिस सिस्टम है, उसमें अगर आपको बोला जाए कि x इज इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन है, तो आपको अच्छी तरह से पता है, आप लोग अप्लाइड कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इंटर में भी पढ़ा है कि x इज इक्वल टू 0 वो प्लेन होता है जिसमें x एक्सिस में कोई वैल्यू नहीं होती, बस सिर्फ x और मतलब z और y के अंदर वो लाई करेगा प्लेन। ठीक है। ये प्लेन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 3D प्रोजेक्शंस की जब मैं बात करूंगा तो वो प्लेन्स बन जाएंगे, वो प्लेन्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहां पे। तो आपने उस प्लेन को सिलेक्ट करना होगा यूसीएस के थ्रू, तब आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 वो प्लेन होता है जहां पे y एक्सिस में कोई वैल्यू नहीं होगी, वो 0 होगी, बस z और x के अंदर सारी वैल्यूज जो है वो लाई करेंगी। इसी तरह z इज इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन होगा। तो ये प्लेन्स का कॉन्सेप्ट था, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। अब बेटा यहाँ पे मैं दोबारा से कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा। यहाँ पे एक नई टर्म मैंने यूज करी है, ऑर्थेंट्स। ऑर्थेंट्स जो है वो ज्योमेट्री के अंदर एक जनरलाइज टर्म है जो कि हम यूज करते हैं 1 डायमेंशन के लिए भी, 2 डायमेंशन के लिए भी और 3D के लिए भी। जब आप 1 डायमेंशन के अंदर बात करोगे तो ऑर्थेंट बन जाएगा एक सिंगल रे, यानी रे मुस्तकिल एक लाइन आप कह लें। लाइन की लेंथ होती है, उसकी विड्थ नहीं होती। विड्थ अगर आप कांस्टेंट कर दें तो लाइन आप वेरी करते चले जाएं, तो एक वैल्यू आपने कांस्टेंट कर दी है, तो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू जब वेरी करेगी तो दिस इज 1 डायमेंशन। ठीक है। 2 डायमेंशन के अंदर आपकी 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं जैसे एक्स और वाई। तो 2 डायमेंशन के अंदर आप ऑर्थेंट बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स को, यानी अगर 4 कोऑर्डिनेट हैं तो 4 ऑर्थेंट्स भी होंगे। ठीक है। तो 2 डायमेंशन के अंदर ऑर्थेंट्स को कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। इसी तरह 3 डायमेंशन के अंदर जब मैं बात करूंगा, तो 3 डायमेंशन को अब आप देखें बेटा, जो मैंने आपको बात बताई थी पहले कि 3 डायमेंशन के अंदर टोटल 8 बॉक्सेस होते हैं। यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिर ये फिफ्थ है। ठीक है। फिर ये सिक्स, और सेवन जो है वो यहाँ से रह गया, ये पीछे वाला सेवन यहाँ से मिसिंग है, तो सेवन ये रहा, और एट, सॉरी यहाँ पे मैंने शायद कोई मिस्टेक कर दी है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ है, और सिक्स जो है वो यहाँ कहीं होना चाहिए। हाँ, सिक्स जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो ये फिफ्थ है, और सिक्स यहाँ पे आना चाहिए, सेवन्थ और एट, टोटल 8 डिवीजन है। और 3D के अंदर इसको ऑक्टेंड भी बोला जाता है। तो ऑक्टेंड का मतलब होता है 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम आप सबने पढ़ा है, तो बेस होती है उसकी 8। ठीक है। तो 0 से 7 टोटल 8 डिवीजन होते हैं उसके नंबर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे टोटल 8 है, तो ऑक्टेंड भी कहते हैं हम 3D के अंदर। और 3 डायमेंशन के अंदर जब आप ऑर्थेंड भी बोल सकते हैं इसे। ऑर्थेंड का मतलब होता है कि ऑक्टेंड नंबर सिस्टम है, सॉरी नंबर सिस्टम बोल दिया मैंने रवानी में। ऑक्टेंड डिवीजन है हमारे पास, यानी 8 डिवीजन हैं। तो 3D के अंदर हमारे पास टोटल 8 डिवीजन होते हैं। 2D के अंदर हमारे पास 4 डिवीजन होते हैं। ठीक है। और 4 डिवीजन के लिए आप कोऑर्डिनेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो ये रहा। और उसमें 2D के अंदर जब आप ऑर्थेंड को यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्थेंड जो है वो एन डायमेंशन होता है, यानी 1D में भी आ जाएगा, 2 डायमेंशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, और 3D में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। तो 2 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्थेंड भी कहेंगे हम, यानी अगर 4 कोऑर्डिनेट है तो 4 ऑर्थेंड है। ठीक है। 3D के अंदर 8 ऑक्टेंड है, यानी ऑक्टेंड मैं उर्दू में भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश में भी, उसका मतलब ही वही है। यानी 8 ऑक्टेंड्स हैं, 8 डिवीजन हैं, तो उसको 8 ऑर्थेंड भी आप बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। तो बेटा ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको बताई है अभी। और अब हम जो है बेटा जो व्यू का टूल बार है ना ऑटो कैड का,
वो हम देखेंगे और फिर इसके बाद मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा और वहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करूँगा। तो बेटा जो हमारा व्यू का टूल बार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड के अंदर, क्योंकि इस व्यू के टूल बार के थ्रू आप 3D व्यू के अंदर शिफ्टिंग करेंगे। इसलिए कि आपको अपना व्यू सबसे पहले एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको ऑब्जेक्ट सही से नज़र नहीं आएगा, आपका व्यू एंगल सेट नहीं होगा, उस वक्त तक आप ड्रॉ नहीं कर सकते। व्यू जो है वो बिगर अम्ब्रेला है, और जो यूसीएस है, यानी यूसीएस का मतलब है आप कौन से सरफेस पर कौन सी साइड पर काम करना चाहते हैं, वो फिर आप यूसीएस के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब व्यू के टूल बार जब आप प्लेस करेंगे बेटा, तो उसके अंदर टोटल 6 जो शुरू के आपको ऑप्शंस नजर आएंगे, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सारे 2D व्यूज हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका पूरा व्यू ही चेंज हो जाएगा। जब पूरा व्यू चेंज हो जाएगा तो वो आपको नजर तो वो 2D में आएगा, यानी फ्रंट व्यू आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ फ्रंट व्यू आपको 2D में नजर आएगा। और जो लास्ट के जो 4 आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस, ये 3D व्यूज हैं। बेटा इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये एस ई, एस ई का मतलब है साउथ ईस्ट आइजोमेट्रिक व्यू। ये एज ई आइजोमेट्रिक व्यू वो व्यू है जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है बेटा कि इसमें एक्स और वाई और जी की जो पोजीशन है वो इस तरह से आ जाती है कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है। वो अपर राइट कॉर्नर आपका एक्स और वाई पॉजिटिव होता है उसमें, जैसे मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये वाली अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें बेटा, ये एक्स है आपका, ये वाई है। तो एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, और अब तक हम जितना भी ग्राफ देखते आए उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप ऊपर से देखें तो टॉप राइट पर अपर राइट कॉर्नर होता है ये वाला। तो एज ई आइजोमेट्रिक व्यू जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उसमें विजुअलाइज करना एक्स और वाई को आसान होगा, वो इसी पोजीशन के करीब करीब होगा। जबकि दूसरे जो आइजोमेट्रिक व्यूज़ हैं, साउथ ईस्ट के अलावा साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो वो बेटा सेकंड, थर्ड और फोर्थ में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे, जो कि विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होगा, उसको प्लॉटिंग करना भी आसान नहीं होगी। तो मैं तो आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप एस ई को ही यूज़ करेंगे मेरे साथ। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट को आप यूज़ नहीं करेंगे, तो हम करके देख लेंगे। तो बेटा ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया है कि व्यू का टूल बार करता क्या है। अब हम ऑटो कैड पर शिफ्ट कर रहे हैं। ऑटो कैड का जो एनवायरनमेंट है, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट में 3D में शिफ्टिंग करूँगा, और आपको मैं डेमो दूंगा कि उसके अंदर किस तरह से शिफ्टिंग हो जाएगी, और डिफरेंट जो है वो उसमें काम करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहले तो मैं जो कौन कौन से टूल्स हैं हमें प्लेस करने हैं उनके मैं नाम बताऊंगा, वो आपने प्लेस करने हैं। जैसे सबसे पहले व्यू का टूल बार आपने एक्टिव करना होगा, फिर बाकी काम हम करेंगे। ठीक है, तो मैं ऑटो कैड मैंने ये ओपन कर लिया है। अच्छा, अब मैं ये देख लूँ कि ये फुल स्क्रीन व्यू है मेरे पास या नहीं। मेरे पास फुल व्यू आ रहा है, थोड़ा सा ये स्लो हो गया है ऑटो कैड जो है वो। थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि ये अभी काम नहीं कर रहा है। अब लोडिंग हुई है, क्योंकि मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने ऑन किया था ऑटो कैड को, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया है सिस्टम। काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में मैंने ओपन करी हुई हैं। बेटा सबसे पहले ना आपने वही क्लासिक व्यू में काम करना है, और ये सबसे पहले टूल बार आपने प्लेस करना है राइट क्लिक करके। व्यू का टूल बार में राइट क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। बेटा ये राइट का जब आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक तो यहाँ पे आपको तलाश करना होगा व्यू का टूल बार। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे बेटा तो ये वाला टूल बार आ जाएगा जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको मेरे पास। इसके ये जो ऑब्जेक्ट ऑप्शंस हैं ये सबसे ज़्यादा काम के हैं। बाकी ये जो कैमरा एंगल व्यू है ना, ये एनिमेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये ज़्यादातर ग्राफिक्स 3D डिज़ाइनिंग वाले वो कर रहे होते हैं, जो कि मीडिया साइड पे होते हैं, या कोई गेमर होते हैं, गेम डिज़ाइनिंग करनी है। यानी आप इसके अंदर अपना एक 3D मॉडल बना के उसके अंदर वॉक थ्रू कर सकते हैं, कि जैसे आप वहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं। बेटा ये टोटल आपने यूज़ करने ये 4 वाले व्यूज़ और ये 6। इनमें से मैंने आपको पहले बता दिया कौन कौन से। ये पहला वाला बेटा ये टॉप है, और आप लोग जब ये प्लेस करोगे राइट क्लिक करके तो आपको ढूंढना होगा ये कहाँ पर आया है, फिर उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट आपने खुद करनी है मैनुअली। तो बेटा ये टॉप व्यू, ये 2D व्यू है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टॉप व्यू पे चला जाएगा,
और इसकी निशानी ये है कि बेटा इसमें देखें आप, शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, वो टॉप वाला है, ये बॉटम वाला है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये फ्रंट है जो आपकी तरफ है, और ये बैक साइड है। ये सारे 2D व्यूज़ हैं, ये 3D व्यूज़ हैं जो बारी बारी में आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये एज ई आइसोमेट्रिक व्यू वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखें यहाँ पे एक्स और वाई चेंज हो गया है। ठीक है बेटा, मेरे पास जो माउस का क्रॉस हेयर है उसका एट्रीब्यूट भी चेंज हो गया है। जो जेड एक्सिस के पैरेलल है वो ब्लू कलर की लाइन है, जो ग्रीन है वो वाई है, और जो रेड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ गई है। ठीक है, एज ई आइसोमेट्रिक में देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये मेरा बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसे हम अपने ग्राफ पेपर पे देखते हैं, टॉप राइट। अगर आप इसको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये साउथ वेस्ट वाला, तो देखें ये बिल्कुल ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब एक्स और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव हो गई हैं, जो कि प्लॉटिंग मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है। तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। सॉरी बेटा, बार बार बीच में जो है मैं थोड़ा खांस रहा हूँ, इसलिए कि मुझे ज़रा खांसी भी है और नज़ला भी है। तो ये बेटा नॉर्थ ईस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्टिंग हो गई है। ये फाइनल ऑप्शन है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। हम सारा काम जो है एज आइसोमेट्रिक में करेंगे, तो आप सबने ये याद रखना है बेटा। ठीक है, सही है बेटा। दूसरा टूल बार जो आपने प्लेस करना है वो UCS2 का टूल बार। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज आया है। बेटा सही स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, तो क्या मैं वाइट बैकग्राउंड कर लूँ? मेरा ख्याल है मैं वाइट बैकग्राउंड कर लेता हूँ। मैं वाइट बैकग्राउंड कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। कुछ बच्चों को जो है वो ब्लैक सही नज़र आ रहा होता है, कुछ को वाइट सही नज़र आ रहा होता है, तो मैं उसको वाइट कर लेता हूँ। बेटा अब आप लोग बताएं, आपको अब सब साफ नज़र आ रहा होगा, माउस का कर्सर भी नज़र आ रहा होगा। ठीक, ठीक है। अब मेरा हाल है प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। जिशान तुमने पूछा है, बताओ मुझे अब स्क्रीन सही नज़र आ रही है? ठीक है बेटा, अभी तक हमने काम क्या किया, हमने सिर्फ व्यू का टूल बार है बेटा, उस पर हमने देखा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक मैसेज और आया है। ठीक है जी सर, ठीक है बेटा। ये सेकंड टूल बार है जो आपने प्लॉट करना है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है जिसमें ये वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसका नाम है UCS2। बेटा इसके अंदर भी आपको 6 ऑप्शन नजर आएंगे, टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप राइट क्लिक करके UCS2 का टूल बार जो है वो प्लॉट करेंगे, प्लेस करेंगे, जो मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया है। ठीक है, और आप लोग अभी उसको प्लेस ना करें, वो बाद में रिकॉर्डिंग दिख लेना, बस अपने पास लिखते जाएं। कोई सवाल हो तो बस वो पूछें, इसलिए कि इतना टाइम नहीं होगा बेटा कि हम बार बार उसको एक ही चीज़ को देखते रहें, ऐसे बहुत देर लग जाएगी। जब आप इसको प्लेस कर लोगे बेटा, तो आपके पास ये जो 6 साइड्स नज़र आ रही हैं बेटा, ये आपके सरफेसेस हैं। जो आप सरफेस सेलेक्ट करोगे वो सरफेस की शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे मैं आपको अभी एक कमाल दिखाता हूँ बेटा। एज ई आइसोमेट्रिक पे आपने क्लिक किया तो आपका जो व्यू है वो एज ई आइसोमेट्रिक है। अब यहां से जब आप बेटा राइट पर क्लिक करोगे तो अब आप एक्स और वाई की पोजीशन देखना। आपने देखा एक्स और वाई एकदम से शिफ्ट करके ऐसी पोजीशन आ गई उनकी कि आपने 3D व्यू के अंदर रहते हुए कोई ऑब्जेक्ट बनाना है राइट सरफेस पर, तो अब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे और उसको जब आप एक्सट्रूड करेंगे, 3D में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी हाइट बताना होगी, वो होगी जेड की डायमेंशन के अंदर। तो जेड की डायरेक्शन ऐसे बनेगा वो जो भी ऑब्जेक्ट है। तो वो कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई सिंपल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करूंगा। मैंने अगर कभी फ्रंट पे काम करना होगा तो मैं फ्रंट UCS पे पहले क्लिक करूंगा, तो मेरा एक्स और वाई जो पोजीशन है UCS की वो शिफ्ट होना ज़रूरी है। जब वो शिफ्ट हो जाएगी तो मैं फ्रंट पे जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँगा वो फ्रंट पे बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। ठीक है, ये मैंने बनाया फ्रंट में। अब देखें मैं राइट पे बनाना चाह रहा हूँ, तो राइट पे बनाने के लिए मैंने जब UCS को राइट पे क्लिक किया
और एक रैंडम पॉइंट मैंने यहाँ सेलेक्ट करके देखें, ये इस तरह से मैंने ये बना लिया। इसी तरह से अगर आपको टॉप साइड पे कुछ बनाना होगा तो आप टॉप पे क्लिक करोगे यूसीएस वाले टूल बार में, और जो भी ज्योमेट्री आपने बनानी है वो टॉप में बन जाएगी। देखें, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दिया, और यहाँ से यहाँ तक देखें मैंने ये टॉप में मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। हाँ बेटा, एक्सिस जो है आपका, बेटा आपको ना सबसे पहले दो पॉइंट्स समझने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू पॉइंट एंड यूसीएस? ये दो पॉइंट बहुत अहम है। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना बेटा, गड़बड़ होती रहेगी। अच्छा, वो आपने सवाल किया मुझसे। बेटा देखें, ये जो टूल बार है ना, मैंने आपको सबसे पहले बताया इससे मैं व्यूज चेंज कर रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ ये चार ऑप्शन में से ये एक यूज किया है, एज ई आइजोमेट्रिक। जब मैं एज ई आइजोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा जो व्यू है बेटा, वो जो व्यू है मेरा, वो 3D व्यू है, एज ई आइजोमेट्रिक। और इसमें 3D व्यू में रहते हुए मैं कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ डिफरेंट प्रोजेक्शन पे, डिफरेंट सरफेसेस पर। अब वो कौन सा सरफेस होगा, कौन सी साइड होगी ज्योमेट्री की, वो आप सिलेक्ट करोगे यूसीएस के टूल बार से। ठीक है, यूसीएस के टूल बार से आप शुरू करोगे कि क्या आपको राइट पे बनाना है या फ्रंट पे बनाना है। अगर आपको राइट पे बनाना है तो आपको एक्स और वाई की पोजीशन ऐसी लानी होगी कि वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाए। ये राइट साइड पे आ गया। अब आप जो भी ज्योमेट्री बनाओगे वो राइट साइड पे ही बनेगी। ठीक है, तो उसकी जो डिटेल होगी, जो 3D में जब वो कन्वर्ट करेगा, जब कन्वर्ट होगा आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो वो आप यूसीएस के थ्रू करते हो सिलेक्शन। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो जाती है। जैसे वो लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मैंने लाइन की कमांड सेलेक्ट करी बेटा, और ऑर्थो का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया। अब बच्चे जो है वो प्रॉब्लम पता है कहाँ करते हैं। जैसे ये 180 डिग्री आ रहा है, यहाँ मैंने लाइन बना ली, मैं क्लिक कर रहा हूँ जस्ट, फिर बेटा मैं 90 डिग्री पे लेके जा रहा हूँ। क्या हो गया, माउस अटक गया मेरा। अब ये देखिए मैं 90 डिग्री पर लेकर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे राइट साइड पे 0 डिग्री पे बनाना है, जबकि बच्चे क्या करते हैं, वो अपना माउस का कर्सर ना इस पोजीशन पर रखकर लाइन प्लॉट कर देते हैं, जबकि देखिए इस पोजीशन पे Z+ लिखा आ रहा है। तो आपने जो भी ज्योमेट्री बनाई है ये याद रखिएगा, वो एक्स वाई प्लेन में बनाओगे, उसको फिर आप ज्वाइन करोगे पी एडिट की कमांड से, तब उसको 3D में कन्वर्ट करोगे। उसके बगैर 3D में कन्वर्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स जो बता रहा हूँ ये इंतहाई अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। इसमें मैं ज़्यादा देर लगा रहा हूँ, अभी मैंने नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, जबकि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है वीक नंबर 10 का। ये मैं 11 वाला जो है वो शुरू करना था मुझे, मगर मैं थोड़ा देर इसलिए लगा रहा हूँ बेटा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब मैंने कोई अगर लाइन यहाँ पे बना ली ना बेटा, तो अब आप कमाल देखना हुआ क्या है। मैं जस्ट आपको ये व्यूज़ जो है ना चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाई है मैं सिर्फ इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, और ये दिखा रहा हूँ कि ये देखने में तो आपको लग रहा है कि पीछे बन गई है, मगर ये पीछे नहीं बनी है, ये आउट ऑफ द फेज बन गई है। ये देखें, देखें ना आप कहाँ बन गई लाइन, जबकि ज्योमेट्री आपकी कहाँ है। जो आपने ये दो लाइंस बनाई थी, ये तो एक्स वाई प्लेन पे बनाई है, मगर ये लाइन जेड पर बन गई है। ये तो परपेंडिकुलर लाइन बना दी आपने, तो ये कभी भी 2D ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ये। तो इसका आपने ख्याल रखना है। और ये जो टूल बार है ना, ये जो मैंने जिस टूल बार से मैंने ये करके देखा है सब कुछ, बेटा ये ऑर्बिट का टूल बार है। राइट क्लिक करके आप अपने पास नेम लिखें ऑर्बिट। अभी तक मैंने आपको 3 टूल बार बताएं। व्यू का टूल बार, UCS2 का टूल बार आपने प्लेस करना है। फिर थर्ड टूल बार मैंने आपको बताया ऑर्बिट, ऑर्बिट का टूल बार आपने प्लेस करना है। एक चौथा टूल बार मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है विजुअल स्टाइल टूल बार। विजुअल स्टाइल ये भी आपने प्लेस करना है। ये विजुअल स्टाइल ये रहा, ये आपको नजर आ रहा है, जो ब्लू कलर की बॉल नजर आ रही है, रियलिस्टिक कॉन्सेप्चुअल। जब आप 3D में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसमें कलर फिल करना होगा, वो ये करके दिखाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने इससे ये काम करके ऑर्बिट का कंस्ट्रेंट ऑर्बिट्स को मैंने सेलेक्ट करके आपको डिफरेंस दिखाया, समझाया है कि देखें भाई ये गलत काम हो गया है, इसको ठीक करें आप। सही है। अब आपने वापस से अपना व्यू सेट करना है, तो आप एजी आइजोमेट्रिक पे क्लिक कर दें, तो आपका ये व्यू आपका वापस आ गया है। तो यहाँ पे बेटा मैंने अभी तक आपको यूसीएस का बताया है कि डिफरेंट साइट्स आप सेलेक्ट करके आप कैसे काम करते हो, और व्यू का टूल बार मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब व्यू के टूल बार के अंदर मैं आपको शुरू के 6 ऑप्शन बता रहा हूँ। अभी तक मैंने एजी आइजोमेट्रिक बताया था। ये याद रखिएगा, जो व्यू है वो बिग अम्ब्रेला है,
ये शुरू के जो 6 पॉइंट्स हैं, जब मैं टॉप पर क्लिक करूंगा तो आपने नज़र रखनी है मेरी स्क्रीन पर कि ये राइट जो लिखा आ रहा है यूसीएस के अंदर, क्या ये चेंज होता है या नहीं। उससे पहले मैं एज ई आइसोमेट्रिक पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, देखें ये चेंज नहीं हो रहा, राइट ही है ये यूसीएस आपका राइट पर ही है, ये चेंज नहीं हुआ। मगर शुरू के जो 6 ऑप्शंस हैं, इनमें मैं बारी बारी क्लिक करूंगा तो आपने नज़र रखनी है कि व्हाट विल बी द चेंज, क्या चेंज आता है। मैं टॉप पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें तो आपने देखा कि आपका जो व्यू है वो भी 2D में कन्वर्ट हो गया है और यूसीएस भी टॉप पे आ गया है। तो अगर आपने कभी टॉप व्यू में काम करना है तो आप ये वाला ऑप्शन भी क्लिक करके काम कर सकते हैं, यूसीएस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यूसीएस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा टॉप व्यू के साथ। जब मैं बेटा राइट पे क्लिक करूंगा, राइट व्यू वाले टूल बार में, तो देखें राइट व्यू में 2D व्यू में रहेगा और UCS2 का जो ऑप्शन है वो भी चेंज हो गया राइट में। तो आप इसमें भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी हुई है और टाइम हमारा जो है वो सेशन का 5.5 मिनट रह गया है, वो ख़त्म भी होने वाला है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट कर देंगे, वरना हम नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर प्रैक्टिस के साथ ही उसको कवर कर लेंगे। अभी मैं ज़्यादा जोर ना बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे कर रहा हूँ। आप अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि हम चेंज कैसे करेंगे, काम किस में करेंगे, ठीक है। सम टाइम ना बेटा 3D व्यू के अंदर रहते हुए आप जब काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो वो बेटा एक्सपर्ट मोड है, तो मैं तो उसमें काम कर लेता हूँ, उसमें ट्रिमिंग में भी आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये शुरू के 6 ऑप्शन अगर आप यूज़ कर लें तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आप सारा काम 2D में कर रहे होंगे, जब आप उसको 3D में कन्वर्ट कर रहे होगे तो आप जो है 3D व्यू के अंदर चेंज कर लोगे उसे, और वो 3D व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमने डिफरेंट व्यूज़ पे क्लिक किया तो हमारे पास यूसीएस भी चेंज हो गया। तो आपने जब भी 3D व्यू के अंदर काम करना है तो एज ई आइसोमेट्रिक पे क्लिक करना है, और जब आप डिफरेंट साइट्स पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए यूसीएस के ऑप्शन से आपने 6 ऑप्शन है आपके पास, आप वो यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक रैंडम सा ना यहाँ पे कुछ 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी राइट यूसीएस पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक रैंडम डायमेंशन है, कुछ भी ले रहा हूँ मैं, और इसको मैं 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं ये कमांड वगैरह मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा, एक्सट्रूड की कमांड होती है ये। तो ये आप लोग मैंने लेक्चर वैसे अपलोड कर दिया, आप लोग देखना चाहते हैं तो आप देख लें, मगर बेटा पहले असाइनमेंट पे जोर दें। आपने मिड टर्म का असाइनमेंट लाजमी करना है, हर हाल में करना है, सब ने करना है। तो पहले आपने जो ड्राइंग्स हैं वो बनानी है सारी। और बेटा जिप फोल्डर चाहिए मुझे, एक फोल्डर चाहिए जिसके अंदर आप DWG फाइल्स भी डालेंगे, और जो थ्योरी का पार्ट है वो भी वर्ड डॉक्यूमेंट में अटैम्प्ट करके वो जिप फाइल बनानी है उसकी। एक फोल्डर में सब चीज़ें सेव करेंगे और फिर उसको जिप करेंगे और वो अपलोड करेंगे। इसलिए कि DWG फाइल अपलोड नहीं होती LMS पर, जिप फाइल अपलोड हो जाती है, तो आप सबने जिप करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ ये जेड डायरेक्शन में कैसे मैं इसको 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखें ऑब्जेक्ट को, ये मैंने इसको सर्कल को कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि टॉप व्यू में कुछ बना लूँ, तो टॉप में मैं छोटा सा एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, स्क्वायर जैसा, और इसको भी मैं एक्सट्रूड की कमांड से मैं 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। और देखिए जो विजुअल स्टाइल का टूल बार है उस पर मैं कॉन्सेप्चुअल पे क्लिक करूंगा अब, तो आपने जो भी डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए, मॉडल्स बनाए, देखें वो कन्वर्ट हो गए। ये तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट्स है ना, मसला वहाँ आता है जहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप्स आप बना के उसमें कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखें बेटा यहाँ पे ना अल्लाह भला करे आपका, एक मैं स्प्रिंग बना के दिखाता हूँ आपको। तो आप देखिएगा कि स्प्रिंग से भी आप क्या काम कर सकते हैं। सेंटर मैंने एक रैंडम सा बता दिया, इसका रेडियस बता दिया, टॉप रेडियस बता दिया, हाइट में ये बता देता हूँ बेटा। तो आप इस तरह से डिफरेंट ये ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ आपको डेमो देने के लिए बेटा ये समझा रहा हूँ मैं। अब आप देखें होगा क्या, कमाल क्या है। तो इस पे मैं बेटा मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं ज़रा पहले मैसेज देख लूँ।
अच्छा बेटा, एक बच्चे ने सवाल किया कि डायरेक्ट 3D में नहीं बनानी। बेटा 3D में बनाना है, 3D में बनाना है बेटा। 3D में भी आप बना सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे उसको लेके चलते हो एक्सरसाइजेस को, हम दोनों में करेंगे, ठीक है। अब आपको जो आसान लगे आप उसमें कर लेना, मगर ठीक करना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ। बेटा दूसरा सवाल ये है कि चेंज हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, नेक्स्ट भी स्टार्ट कर दें, ऑप्शन इनेबल कर दें दोबारा। क्वेश्चन टू, फिगर सी में डायमेंशन मिसिंग है, बनाने में असाइनमेंट में सर। बेटा अगर किसी ज्योमेट्री के अंदर आपको लगता है कि डायमेंशन मिसिंग है, तो बेटा आप उसको अजम्पशन कर लें और उसको मेंशन करें, ठीक है। उसको मेंशन करेंगे अपने पास आप, तो अगर वो लॉजिकल आपने ठीक कहा है तो मैं उसको कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। अच्छा मुझे नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट करने को बोल रहे हैं, तो ठीक है हम नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट कर लेंगे। बाकी मैं बेटा ये इसको थोड़ा सा आपको करके दिखा दूं जो मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा ये इसके अंदर ये वाली कमांड है जो मैं आपको दिखा रहा था करके। तो इस तरह से आप बेटा पाइप स्प्रिंग और ये इस तरह से ये सारी चीज़ें आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बोलते हैं सब, बेटा मेजोरिटी जो बोलेगी वो होगा। मैं आपके माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे बता रहे हैं। मीटिंग में दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। राव मैंने दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करी है, तो सबको बोल दो कि ज्वाइन कर लें, फिर उसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि अगला लेक्चर करना है या नहीं, तो बता दें मुझे, सही है। अच्छा बेटा मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आप सबका। मुझे ये बताएं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दें हम। राव बेटा पहले तो ये बताओ, प्रीवियस वाला क्लियर है, उसमें कुछ पूछना है तो बताओ। बेटा आप लोगों को कुछ पूछना है तो बता दें, या नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर दें, बोलें जल्दी।
राव तुम बताओ। बिलाल, मुझे एक ही बच्चे ने बोला है कि आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दें, तो आप लोग भी बता दें, मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ फिर मैं। राव तुम लाइव हो या नहीं? राव आगे स्टार्ट करें या क्या करना है? बेटा ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग अभी रेस्पॉन्ड नहीं करें, एक बच्चे ने बोला तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि अच्छा हमारा एक जरा मैक्सिमम जो है वो कवर हो जाएगा। बेटा जो नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, उसके अंदर मुझे आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की टेक्निक्स बतानी है कि आप लोग उसको ड्रॉ कैसे करते हो पेपर पर। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये वही है जो आप यूसीएस से सिलेक्शन करते हैं। और ऑटोकैड के अंदर बेटा एक कमांड। अच्छा बेटा, मैंने माइक जो है वो ऑन नहीं किया था, तो मैं जो बोल रहा था वो आप लोग सुन ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने मैसेज कर दिया था, तो मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है, तो अब आप लोग बताएं मुझे क्या है। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नमाज भी नहीं पढ़ी है, तो आप जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम कर लें। अब मुझे सिर्फ एक ही बच्चे ने बोला था कि वो आप कंटिन्यू कर लें लेक्चर, वरना हम नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप सबके माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग बता दें बेटा, क्योंकि नमाज भी पढ़ लें कुछ बच्चे, बताओ। यस सर, मैं कह रहा हूँ कि अगले अगले क्लास में कर लेते हैं लेक्चर, हाँ, अभी क्योंकि आज के बेटा लिए इतना अगले बहुत। इस वाले लेक्चर के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस भी है, तो वो नेक्स्ट टाइम हम एक साथ ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़्यादा। जी यस सर, सर। ठीक, ठीक है, थ्योरी मैंने नेक्स्ट डिटेल में टाइम कर कर। दी है, बाकी आप लोग बेटा असाइनमेंट पे तवज्जो दें, मैं कोई टास्क नहीं दे रहा आपको, मैं अभी तक टास्क नहीं दूंगा 31 तक। वो आपने मिड टर्म पे ज़्यादा फोकस करना है, वो बहुत है मैं आप सबके लिए, वो हर हाल में सबने जमा कराना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।